दोस्तों, बर-ए-आज़म यूरोप में तकरीबन 40 ममालिक शामिल हैं और इस वक्त इसका शुमार दुनिया के सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता और खुशहाल खित्ते के तौर पर होता है। और अगर इन ममालिक को दीगर से कंपेयर करें तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त साबित होती है कि ये वाकई खुशहाल और अमीर खित्ता है। लेकिन अगर इस खित्ते की तारीख़ को खंगालें तो सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। आज जहाँ फूलों और खुशबुओं के देश आबाद हैं, वहाँ कभी जंगो जदल के मार्के और इंसानी खून की नदियाँ बहती थीं। आज बज़ाहिर मुत्तहिद नज़र आने वाले लोग कभी एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे और इस खित्ते में कई सदियों तक जंगें जारी रह चुकी हैं। और जब बात होती है जंगो जदल की तो इस ज़माने में अपने दिफा को मजबूत और दुश्मन को ज़िच करने के लिए फ़ौजी किले ज़रूर तामीर किए जाते थे। इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको यूरोप के एक मशहूर और तारीख़ी किले जो कि पोलैंड में वाक़ है, इसके बारे में कुछ बताने वाले हैं। किले मेलबोर्ग इस वक्त पोलैंड की कस्बे मेलबोर्ग में मौजूद है। इब्तदाई तौर पर इसका नाम मैरीनबर्ग फोर्ट रखा गया था, ताहम बाद में ये मेलबोर्ग कस्बे की निस्बत से मशहूर हो गया। अगरचे ये किला पोलैंड में मौजूद है, मगर इसकी तामीर मकामी पोलिश लोगों ने नहीं बल्कि बैरूनी हमला आवरों और पोलैंड की मददगार अफवाज ने की थी। इस किले की तामीर 13वीं सदी में शुरू हुई थी और आप अगर यूरोप की कदीम अस्करी तारीख़ को पढ़ें तो यहाँ हमें बेशुमार नाइट्स का किरदार मजबूत और काबिल एहतराम नज़र आता है। दरअसल नाइट उस ज़माने में वो लोग थे जो पेशे के लिहाज से नहायत ताकतवर और दलेर जंगजू हुआ करते थे। इस ज़माने में चूँकि यूरोपीय अक़वाम आपस में लड़ने के साथ दूसरे खित्तों के लोगों से भी बरसरे पैकार थीं, इसलिए नाइट को बहुत मुआशरे का पसंदीदा किरदार माना जाता था जो मुल्क और अपने मज़हब के दिफा के लिए जंगों पर जाया करते थे। इस ज़माने में जर्मनी एक ताकतवर जबकि पोलैंड कमज़ोर फ़ौजी मुल्क था। चुनांचे पोलैंड के एक शहज़ादे कॉनरेड ऑफ मोज़ाविया ने जर्मनी के नाइट्स को दरख्वास्त की कि वो आकर पोलैंड की हिफाजत करें। ये नाइट्स उस वक्त यूरोप से बाहर भी जाकर सलेबी जंगों में हिस्सा ले चुके थे और इस ख़ानदान को ट्यूटोनिक ऑर्डर ऑफ जर्मनी के नाम से जाना जाता था। ये नहायत बाअसर लोग थे। उन्होंने इब्तदा में आकर पोलैंड की हिफाजत की, मगर बाद में यहाँ काबिज़ हो गए और पोलैंड के अंदरूनी मामलात में भी मुदाखलत शुरू कर दी। उन्होंने अपनी छोटी सी रियासत कायम कर ली और पोलैंड के लोगों और हुकूमत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ इलाकों को फ़तह करना शुरू कर दिया। अपने ख़िलाफ़ उभरती हुई बगावतों को रोकने और इनको नाकाम बनाने के लिए और अपने दिफा की खातिर उन्होंने दरिया नोगट के किनारे इस किले की बुनियाद रखी, जो वक्त के साथ ज़्यादा मजबूत और बड़ा किला बनता गया और इन नाइट्स की हुकूमत को मजबूत करने और तवालत बख्शने में भी इस किले का अहम किरदार रहा है। ये किला 52 एकड़ रकबे पर मुश्तमिल है, इसलिए इसको रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा किला माना जाता है। इस इलाके में तामीर के वक्त चूँकि अच्छे मेयार का पत्थर दस्तयाब नहीं था, चुनाचे इसको ईंटों की मदद से तामीर किया गया। इसकी तामीर के लिए जो जगह इंतखाब की गई वो इंतहाई मुनासिब थी। एक तरफ पहाड़ी सिलसिला जो कि इसका कुदरती दिफा था, तो दूसरी तरफ दरिया नोगट का दायां किनारा इसकी हदों को छू रहा था, जहाँ से ना सिर्फ आबी सफ़र मुमकिन था बल्कि इस किले के अंदर रहने वाले नाइट्स कई दहाइयों तक इस दरिया में से गुजरने वाले बहरी जहाज़ों से टैक्स भी वसूल करते रहे हैं। ये किला सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि मुख्तलिफ इमारतों और किलों का एक मजमुआ है। सबसे बैरूनी किले को आउटर कैसल कहा जाता है। इब्तदाई तौर पर मजबूत दिफाई दीवारों की ढाल के पीछे इसको बनाया गया था। यहाँ बादशाह के लोगों के दफातर, खिदमाती मराकज़ और फ़ौजी साजो सामान की वर्कशॉपें बनाई गई थीं। अपनी तामीर से लेकर आज तक इसमें बहुत सारी तब्दीलें वाक़ई हो चुकी हैं और अब इसमें होटल, दुकानें और लाइब्रेरियाँ मौजूद हैं। दूसरे किले को मिडिल कैसल कहा जाता है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन के दफातर और यहाँ मौजूद मेहमानों का इस्तकबाल भी किया जाता था। इसके अलावा उम्रा और अफवाज की ज़रूरियात का सामान और राशन का डिपो भी मौजूद था। अपर कैसल इस किले का असल दिल था।
जिसमें बादशाह, उमरा, शाही ख़ानदान और दूसरे बड़े बड़े लोगों की रिहाइश थी। यहाँ पर चर्च, घंटाघर और इबादत गाहें तामीर की गई थीं और ये इस किले का सबसे अहम हिस्सा था। नाइट्स हॉल इस किले का सबसे अहम हिस्सा और सबसे अहम हॉल है, जो कि मिडिल कैसल में मौजूद है। ये ज़्यादातर ग्रैंड मास्टर के ज़रिए इस्तेमाल होता था, जो कि मेहमानों के इस्तकबाल और रिहायशी मकासद के लिए इसको इस्तेमाल करते थे। इस हॉल को 1318 और 1319 के ज़माने में बनाया गया था। ये भी ईंटों से बना हुआ है और इसमें पत्थर का इस्तेमाल सिर्फ सजावट के लिए किया गया है। इस हॉल में बैक वक्त 400 मेहमानों को ठहराने की गुंजाइश मौजूद थी। ग्रैंड मास्टर चूँकि बादशाह का सिपह सलार होता था, इसलिए इसकी रिहाइश भी इस किले में तामीर की गई थी, जो कि इसकी शान और मर्तबे के ऐन मुताबिक थी। इसको ग्रैंड मास्टर्स रेजिडेंस कहा जाता था और ये 1407 से 1410 के ज़माने में तामीर की गई थी। ये 5 मंजिला इमारत है, जिसमें पत्थर, लकड़ी और ईंटों का इंतहाई खूबसूरती के साथ इस्तेमाल किया गया है, जबकि इसकी अंदरूनी खूबसूरती भी फ़कीदुल मिसाल है। ये एक वसी महल है, जिसकी तज़ीन व आराइश यहाँ के शाही मेहमान किया करते थे। इस किले की तारीख़ तकरीबन 8 सदियों पर मुश्तमिल है, जिसमें ये मुख्तलिफ़ बादशाहों और ख़ानदानों के ज़ेर कब्ज़ा और ज़ेर इस्तेमाल रहा है। कई दफ़ा जंग की वजह से इसमें ज़बरदस्त किस्म की टूट फूट और तबाही भी हुई है। ज़्यादातर पोलैंड, पर्शिया और जर्मनी के बादशाह इसके हसूल के लिए आपस में लड़ते रहे हैं। ताहम दूसरी जंग अज़ीम के आगाज़ से 170 साल पहले ये जर्मनों के ज़ेर कब्ज़ा और ज़ेर इस्तेमाल था और हिटलर की नाज़ी पार्टी और फ़ौज भी इसको जंग के दौरान इस्तेमाल करती रही हैं। दूसरी जंग अज़ीम के दौरान इस किले पर शदीद किस्म की बमबारी हुई और किले का 50% से ज़्यादा हिस्सा तबाह हो गया। 1945 में जंग के अख्ताम पर यह किला पोलैंड को वापस कर दिया गया है और 1962 के बाद से मुख्तलिफ़ मराहिल में इसको दोबारा तामीर करके इसकी खूबसूरती को भी बहाल किया जा रहा है और इसका बहुत सा हिस्सा मुरम्मत किया जा चुका है। दिसंबर 1997 से ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में शामिल है। अपने रकबे और ईंटों से तामीर की वजह से ये दुनिया का सबसे बड़ा किला होने का एजाज़ अपने पास रखता है और हर साल हज़ारों सयाह इसकी सैर करने यहाँ आते हैं।